नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप लोग का स्वागत है। देखिए, हम लोग एसएससी का सारा सेट कर रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सारे क्वेश्चन में सारे हम लोग सेट कर रहे हैं इसका। और आज ये जो दूसरा सेट है मैथमेटिक्स का, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे एसएससी किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना आसान क्वेश्चन है सारे मैथ्स के। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर जो क्वेश्चन है ये है आपका। देखिए ये डेटा इतना गिवन है, इसका वैल्यू आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि k प्लस ये जो k इनवर्स 1 -1 दिया है, k -1, इसको हम लिख सकते हैं कि 1/k, ठीक है, इक्वल टू -2। जब भी ऐसे क्वेश्चन दे कि x प्लस 1/x के फॉर्म में इक्वल टू में ये 2 हो या फिर -2 हो, तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर जाता है एक k इक्वल टू 1 पर। अगर 2 हो तो k इक्वल टू 1 पर सेटिस्फाइड कर जाएगा। मतलब यहाँ पर k की जगह पे 1 रखिएगा, यहाँ पे 1 करिएगा तो 1 1 2 सेटिस्फाइड कर जाएगा। मतलब कि k इक्वल टू 1 वैल्यू रखने पर इस डेटा में आपका सॉल्यूशन, आपका जो मान है उसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें तो -2 है, तो ये कब सेटिस्फाइड करेगा? अगर यहाँ पे हम -1 रख रहे हैं k की जगह पर 1 -1, तो देखिए ये -2 आपको सेटिस्फाइड कर दे रहा है, आ जा रहा है -2। यानी कि k का वैल्यू -1 पुट करेंगे और पुट करके ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए k की जगह -1 करके स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और ये 4 - 1 यानी कि -4, और ये हो गया -2 डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -k 1 -5, ये -1 कैंसिल हो गया। और ये देखिए 4 2 6 -6 +1 -5, यानी ऊपर में हो गया आपका -5, नीचे में हो गया -5, दोनों कैंसिल आउट यानी 1। आंसर क्या आ गया? 1। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। देखिए यही फॉर्म है कि x प्लस 1/x का वैल्यू इतना आपको गिवन है, ठीक है। और ये निकालना है x के पावर 4 प्लस x के पावर 1/, देखिए वैल्यू जो दिया हुआ है ये आपको निकालना है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। ये इन्वर्स को अगर डिवाइड ऐसे कर दीजिएगा, इन्वर्स को ये ऐसे लिख सकते हैं, ये इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि जो ये दिया हुआ है ना, तो अगर x प्लस 1/x इक्वल टू k, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर -2 यानी 5√2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 हो जाएगा। तो अगर ये निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, अब 25 दूनी 50, 50 में से 2 गया 48, ठीक है, ये आ गया 48, ठीक है। अब जब इसका फिर हमें 4 निकालना हो, ये हमारा इसका आ गया 48, यानी हमारा जो वैल्यू आया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया? आ गया 48, ठीक है। अब हमें x के पावर 4 का निकालना है, तो फिर इसका स्क्वायर -2 कर देंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये 48 का स्क्वायर -2, यही हो जाएगा हमारा वैल्यू x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए, मतलब कि धारा की दिशा में जब चल रहा है, चलाते हुए एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में चलाते हुए उसी दूरी को 18 घंटे में तय करता है। तो बताना है कि शांत जल में समान दूरी के 3/5, जो समान दूरी है उसके 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। तो देखिए ये क्या कि अगर प्रवाह की दिशा में, मतलब बोट अब प्लस स्ट्रीम, ठीक है, ये जा रहा है, अगर ये दिशा समान है क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया, बोट प्लस स्ट्रीम, तो ये 9 घंटे, तो गुने से 9 कर दिया, तो मतलब ये दूरी निकल गया। और यही दूरी, क्योंकि दोनों तरफ तो दूरी समान होगा, जब वह विपरीत दिशा में जा रहा है तो बोट माइनस स्ट्रीम कितना ले रहा है? 18। कितना ले रहा है? 18। देखिए ये हो गया आपका कि चाल गुने समय बराबर दूरी, ये भी चाल गुने समय, ये चाल हो गया, ये समय हो गया दूरी, ये भी दूरी, क्योंकि दूरी समान है। अब यहाँ से हम घटा देते हैं कि 9 दूनी 18, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब कैलकुलेशन करते हैं तो b प्लस एस बराबर 2b माइनस 2s, 2b माइनस 2s, 2b माइनस 2s, ठीक है।
अगर इधर हम एस को लाते हैं, इधर हम 2s को लाते हैं, तो ये हो जाएगा 3s, इधर उधर b को भेज देते हैं तो b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b घट जाएगा, b हो जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो b अनुपात s यानी कि b/s का जो वैल्यू आया वो आ गया कितना? 3/1। मतलब b का जो चाल है 3 है यानी बोट का, और s यानी स्ट्रीम धारा का जो चाल है 1 यानी 3:1 में। ये b और ये देखिए 3 और 1 ये दोनों का जो वैल्यू है b और s का, इसमें रखेंगे तो हमें दूरी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दूरी। तो यहाँ से देखिए 3 और 1 4, यहाँ पे दोनों जोड़ देंगे तो 4 4 चौका 36। हमारा दूरी कितना हो गया? मान लिए दूरी हमारा हो गया 36 किलोमीटर। ठीक है, बस क्वेश्चन बन गया। अब देखिए देखते हैं 36 किलोमीटर दूरी। अब कह रहा है कि इस 36 किलोमीटर दूरी के 3/5 भाग को तय करना है। ठीक है, 3/5 भाग को तय करना है शांत जल में। जब जल में धारा जल में जब प्रवाह ना हो, धारा ना हो, ठीक है, शांत जल शांत हो, तो कितना समय लगेगा? तो शांत जल में बोट का चाल कितना है? तो बोट का चाल तो कितना है? बोट का चाल दिया हुआ था 3:1 में आया था बोट और स्ट्रीम का, तो बस 3 से भाग दे देते हैं, आंसर हो जाएगा 3/4। ये हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 36 × 3/5 × 3, ये 3 ऊपर यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये कटेगा 5 से, तो 5 7 35, 10.1 बचेगा, तो 5 दूनी 10, 7.2 घंटे। ठीक है, 7.2 घंटे आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए स्टील का उत्पादन मिलियन यूनिट में ये दिया हुआ है, स्टील का उत्पादन। और यहाँ पे देखिए सब राज्य दिया हुआ है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, केरल। आपको बताना है कि केरल द्वारा स्टील के उत्पादन के अनुरूप केंद्रीय कोण क्या है। मतलब ये कोण बताना है कि ये कितना केंद्रीय कोण क्या है। देखिए ये केरल में कितना हो रहा है, पहले ये देखते हैं कि केरल में जो आपको कितना मिलियन यूनिट तो दिया है 200, कितना 200। मतलब ये सारे को जोड़ के, मतलब ये देखिए ये जितने भी है ना, जितना उत्पादन हो रहा है सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, और सबको जोड़ के 200 का रेशियो निकाल देना है, उतना डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ते हैं 200, 2 4 20 इसमें 2 4 6 6 2 8 40, इसमें 1000, यानी कि टोटल उत्पादन है 1000। ठीक है, 1000, और 1000 में 200 है केरल का, तो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 2 5 10, 5 से 20%, कितना आ गया? 20%। अगर परसेंटेज में पूछता कि कितना परसेंट वहाँ का उत्पादन है केरल का, तो आप बता देते 20%। लेकिन कोण पूछा है, तो ये बताइए कि एक वृत्त में टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। 360 डिग्री का 20% कितना होगा? वही हमारा आंसर हो जाएगा 360 डिग्री का 20%, क्योंकि 20% का निकालना है, 20% वो भाग है, तो बस हो गया 360 का 20%, 20/100, 20%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 36 दूनी 72, यानी 72 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमित छूट पर बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ कितना प्रतिशत होगा? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% क्रमिक छूट पर बेचता है, तो 10% और 20% का जो क्रमिक छूट होगा वो कितना हो जाएगा? 10 + 20 माइनस 10 × 20, 10 × 20/100, यानी 2 0 से 0 0 कैंसिल, 28, यानी कितना हो जाएगा? 28%। क्रमिक छूट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28%। ठीक है, अब ये 28% का पहले छूट था। जब 28% का छूट देता था, क्रमिक छूट होता है x + y माइनस x × y/100, क्रमिक छूट। अक्रमिक वृद्धि होता है x + y प्लस x × y/100। तो 28% जब छूट देता था तो 44% का लाभ कमाता था। अब 15% छूट देने पर कितना कमाएगा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मान लीजिए कि जो वस्तु का जो CP है ना वो था 100 रुपया, ठीक है, और उसको बेच देता था, SP कितने पे बेचता था? 144 रुपया। कितने में? 144 रुपये में बेच देता था। तो 44% का तो लाभ कमा लिया।
लेकिन वो छूट के बाद, यानी कि कितना छूट के बाद, वो आपको 28% छूट के बाद इतने में बेचा। तो छूट तो एमआरपी पे दिया होगा ना, तो एमआरपी निकाल लीजिए कि एमआरपी रखा कितना है। तो देखिए एमआरपी पर छूट दिया, कितना छूट दिया, 28%। तो अगर 28% छूट दिया तो बेचे कितना में, तो 100 में से 28 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 72, यानी 72% पे वो बेचा। तो एमआरपी का जो 72% होगा, 72/100 वो 144 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 144 के, 144 के बराबर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बराबर 144। रुकिए थोड़ा सा फिर से इसको, 144 देखिए, एमआरपी का 72/100 बराबर 144। ठीक है, 144, 72 दूनी 144 कट गया, 100 दूनी 200, एमआरपी आ गया 200, एमआरपी आ गया आपका 200। ठीक है, तो अब देखिए एमआरपी 200, अब 200 पर आपको 15% की छूट देना है, तो कितने में बेच दीजिएगा। तो देखिए 200 की वस्तु है, 15% छूट दे दिए, मतलब 15 दूनी 30, 30 रुपये का छूट दे दिए, तो कितना में बेच दिए, 170 रुपये में बेच दिए। अब बताइए सीपी था आपका 100 रुपया, अब एसपी कितना हो जाएगा, 170 रुपया, तो कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 70 रुपये का, डायरेक्ट 70 रुपये का लाभ होगा, मतलब 70% का, 100 पर जितना लाभ हो तो आपको 70% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, 70%। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका 70% हो गया, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 2 हो गया। नेक्स्ट है देखिए क्या, कि साइन 30 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई इतना है। देखिए आप लोग को पता होगा, जैसे साइन, अगर मैं बोलूँ कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। देखिए इन दोनों का जो ऐड है ना, इन दोनों का 30 और 60, हमेशा जब 90 आ जाए तो वो बराबर हो जाएगा कॉस और साइन में। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि साइन 1 डिग्री का वैल्यू कॉस कितने डिग्री का, तो कॉस 89 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो एडिशन है 1 + 89 कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। मैं बोलूँ कि कॉस 50 डिग्री कितने साइन में कितने के बराबर होगा, तो कॉस 50 जो है साइन 40 के बराबर हो जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो यहाँ से देखिए क्या करना है हमें, जो साइन 30 है वो कॉस 60 से कट जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। यहाँ पे साइन जो 40 है वो कॉस 50 से कट जाएगा, ये साइन जो 50 है वो कॉस 40 से कट जाएगा, साइन जो 60 है साइन कॉस 30 से कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1, यानी यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है कि उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक HCF और LCM के बीच का जो अनुपात है, अनुपात क्या है, जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है। ठीक है, हमें LCM और HCF का अनुपात बताना है। देखिए आपको पता है कि जब संख्याओं, मान लीजिए कि संख्या एक A है और एक B है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है LCM इंटू HCF के बराबर होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है कितना, 384, LCM भी आपको दिया हुआ है, LCM कितना दिया हुआ है, LCM 48 दिया हुआ है, तो आपको HCF आराम से यहाँ से मिल जाएगा, HCF आप निकाल लीजिएगा, 48 से कटा लीजिए, जो आएगा ये आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो कितने बार में, मैं 12 से कटा रहा हूँ, बरचौक 48, ये 12 दूनी 34 36, अब 12 दूनी 24, 4 8 32, 8 आ गया। HCF कितना आ गया, 8 आ गया। तो बस हमें बताना था कि HCF और LCM का अनुपात, तो ये हो जाएगा आपका 8 HCF, ये दिया है 48, तो 8 6 48 कितना हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं 57 नंबर, 57 का 1:6, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है, स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पे देखिए वृद्धि जो हो रहा है 10%, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20,
15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/20, क्योंकि 15/100 यानी कि बचते हैं 15, 3/20। अब देखिए वृद्धि हो रहा है ना, तो आपको जोड़ देना है ऊपर वाले को इस नीचे वाले संख्या में, ऊपर वाले को में नीचे वाले संख्या को जोड़ देना है। तो ऐसे लिखना है, ये हो गया 10, तो 1 जोड़ दिए तो हो गया 11। ये था 20, 20 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 21। ये है 20, 20 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया 23। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों को इधर से गुणा कर देना है, इस साइड वाले को और इस साइड वाले को, दोनों को, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को गुणा करना है। तो इसको गुणा करिएगा, 2 दूनी के 4, 4 कम 4, 4 पर 3 0, 4000 हो गया। अब इधर वाले को आप गुणा करिए, ठीक है, जो भी मान लीजिए ये x आया, ठीक है, जो भी ये आया, जितना आया। अब इसका इससे परसेंटेज निकालिए, जितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ा, तो कितने पर बढ़ा, 4000 पर बढ़ा, जितना बढ़ा उससे आपको इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल क्रमशः x² और y² है और EF बराबर A दिया हुआ है, तो BC का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए क्या हो, जैसे देखिए ABC, देखिए एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है यहाँ पे DEF, दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है, ये क्या है, सिमिलर है। और इसका जो आपको एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया है x² और इसका एरिया है y²। BC का वैल्यू हमें, देखिए EF का जो वैल्यू है यहाँ पे A दिया हुआ है, BC का वैल्यू निकालना है। क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके जो एरिया का स्क्वायर रूट होता है वो उनके साइड के इक्वल होता है, साइड के बराबर होता है। मतलब मैं अगर इनके एरिया का मैं जैसे x² बटे y² मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो उनके जो साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो साइड का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो x² पहले वाले का था, तो पहले वाला यानी कि BC, पहले वाला में हमें BC फाइंड करना है और इसका EF का वैल्यू A दिया हुआ है। तो चलिए x² का कितना हो जाएगा, x बटे y स्क्वायर रूट, ये हो गया BC बटे में A। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो BC का वैल्यू हो जाएगा AX बटे में Y। ये आपका आंसर हो जाएगा AX बटा Y। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला आइए देखते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत दिया हुआ है 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिए गए थे, तो कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक क्या होगा, बताना है। देखिए 25 छात्रों का निकाल दिया गया है औसत, एवरेज 19 निकाल दिया गया है, लेकिन इसमें गलती ये है कि 14 के जगह पर एक बार 18 ले लिया गया था नंबर, अब 15 के जगह पर 19। अब हमें देखना है कि जो नंबर लिया गया है वो कितना ज़्यादा लिया गया है। तो 15 में से ये 18 ले लिया गया, 4 ज़्यादा, और यहाँ पर भी 4 ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा लिया गया है, 8 ज़्यादा। और इस 8 ज़्यादा, जो 8 ज़्यादा लिया गया है वो कितने लोगों में बांट दिया गया है, तो 25 लोगों में बांटा गया है, ठीक है। तो 25 छात्रों में, तो ये 25 से आप भाग दे दीजिए, 25 से इसको डिवाइड करिए। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके लिए इजी तरीका बता रहा हूँ कैसे इसको डिवाइड करने के लिए। ऊपर भी 4 से गुना कराइए, नीचे भी 4 से, क्योंकि नीचे 100 आ गया और 4 का 32 और 100, दो अंक बाद 0 बैठा दिए, यानी कि 0.32। ये 0.32 है ना, 0.32, ये 19 में ज़्यादा है, बस इसको कम कर देना है, 19 में 0.32 को कम कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 में 0.3 को कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18.68, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए x के पावर 9 इंटू x के पावर 5 इंटू x के पावर -4 ये दिया हुआ है, इसको सरल करना है। तो क्या होता है, देखिए ये ऐड कर दीजिए, 9 5 14 और ये हो गया आपका 6 4 10 -10, यानी x के पावर 14, ठीक है, इंटू x के पावर -10, ये घट जाएगा तो x के पावर 4, आंसर आ जाएगा x के पावर 4। अब ये देखिए 62 नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए माइनस बी का। तो यानी कि ये हो गया साइन ए माइनस बी, तो ए के जगह पर है 30 और बी के जगह पे है 60, ठीक है। तो 30 में से 60 गया -30, तो ये हो जाएगा आपका साइन -30।
साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये निकल जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, याद रखिएगा साइन ए माइनस बी का अगर यहाँ पे प्लस होता तो साइन ए प्लस बी का होता है। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ कि 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपाती तथा 5 और 8 के तृतीयानुपाती का अनुपात क्या होगा। पहले ये मध्यानुपाती निकालिए और ये तृतीयानुपाती निकालिए, फिर उन दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो जो मध्यानुपाती होता है 1.6 इंटू 3.6, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर भी हो गया 10, ठीक है। दशमलव कैंसिल यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऊपर 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6 और नीचे हो गया 100 का वर्गमूल 10। ये हमारा आ गया, ये हमारा जो आ गया क्या आ गया मध्यानुपाती। अब इसका अनुपात हमें बताना है किसके साथ, 5 और 8 के तृतीयानुपाती के साथ। तो तृतीयानुपाती क्या होता है, ए और बी का तृतीयानुपाती होता है कि बी का स्क्वायर बटा में ए, बी का स्क्वायर बटे में ए, बी स्क्वायर बटे में ए, ये हमारा तृतीयानुपाती होता है, ठीक है। तो अब हम इसे कर देंगे, तो बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बटे में ए यानी कि 5। अब चलिए 5 दूनी, देखिए हमारा जो आया था ये आया था वैल्यू 4 गुने 6 बटे में 10, ये हो गया मध्यानुपाती। और तृतीयानुपाती 8 का स्क्वायर बटे में 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 दूनी का 4, ये कितना हो गया 64 हो गया। तो 64 को कटाएंगे तो ये हो गया हमारा 32। अब ये कट जाएगा, किससे 2 से कटाते हैं तो ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 16, 3:16, 3:16 दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 3:16 ही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपया है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए लाभ कितना है 15%, तो हमें विक्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि मान लिया कि जो एक जोड़ी जूते का जो सीपी है वो है 100 रुपया, एसपी है 115 रुपया, ठीक है। तभी तो 15% लाभ होगा ना। आप इसको 15% लाभ कमाना है तो 115 में बेच दिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 15 रुपये का। लेकिन एक्चुअली में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो बीच का अंतर है वो है 1200। तो 15 किसको डिनोट कर रहा है 1200 को, तो 15 बाटे 20 से 80, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80, ठीक है। तो अगर हमें सीपी फाइंड करना है तो 100 यूनिट में 80 से गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा 8000। अगर हमें एसपी बताना है तो 115 में 80 से गुना करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 9200, कितना हो जाएगा 9200, गुना करिएगा तो 9200, 15 बाटे 20 से 800 यानी 9200, ये हो जाएगा आपका। तो आपसे क्या पूछा था विक्रय मूल्य, तो 9200 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 64-65 पे आते हैं। देखिए एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है, तो उधार दी गई राशि क्या है हमें बताना है। देखिए 6 वर्ष में जो है ना उधार दी गई जो राशि है 360 रुपया अधिक हो जाता है, कितना 360 रुपया। आप ये बताइए कि रेट क्या था 25% के दर से दिया था 6 वर्ष के लिए, तो ये आप बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 6 वर्ष में 150 हो जाएगा, 150%, ठीक है। और ये जो 150% है ना, ये दिया है कि 150% जो आपका वैल्यू है वो इसमें कितना, तो 150% जो हुआ यानी कि इसमें 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, हमेशा जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। सीपी कितना होता है 100%। देखिए दोस्तों
देखिए ये जो 25 का 150 आपको क्या, ये कैसे पता चलेगा? जैसे आप देखते हैं कि जो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। तो ये क्या होता है कि ये दर और टाइम दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई जब करिएगा 25 का 150, यानी कि जो ये 150% जो आया, ये 150%, ये क्या है 150% में, या तो 100% जो होगा वो आपका क्या होगा, कह रहा है ये 150% टोटल का टोटल ब्याज हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि कितना होगा, 100% होगा। उधार दी गई राशि 100% होगा, क्योंकि सीपी हमें हमेशा अपने आप में कोई धन कितना होता है, 100% होता है। तो 100%, आइए 50% अधिक हो गया। तो यही जो 50% अधिक हो गया ना, इसी का 50% दे रहा है कि कितना अधिक हो गया, तो 360 अधिक हो गया। कितने से, तो उधार दी गई राशि से। तो उधार दी गई राशि ये है 100%, ये जो 50% यानी कि 360 अधिक हो गया। ठीक है, देखिए 50% का जो वैल्यू है ना, ये है 360। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50% का वैल्यू 360, तो 100% का वैल्यू गुने 2, क्योंकि इसका दुगना कर दिया जाए कि 50 का दुगना 100, तो ये हो गया 720। यानी जो आपका उधार दिया गया जो राशि था ना, वो कितना था, 720 रुपया था। एक तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगर ऐसे नहीं बनाना है कि आपको ज़्यादा लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप ऐसे बना दीजिए। देखिए मान लीजिए कि आपने 100 रुपया उधार दिया है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, x + 360, x + 360, ये हो गया आपका ब्याज। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन आपने मान लीजिए, मूलधन तो अपने x माना है, तो x गुने दर रेट गुने टाइम, ठीक है, गुने टाइम अब बटे 100, बस यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप करिएगा तो कैसे हो जाएगा, r तो दिया है 25 और टाइम भी दिया है 6। तो देखिए x + 360, यहाँ पे r और t में गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो ये हो जाएगा 150x बराबर 150 x बटे में 100। 50 दूनी 100, 50 तियाँ 150, 50 दूनी 100, गुना कराएंगे तो ये हो गया 2x + 720 बराबर में कितना, 3x। ठीक है, अब ये 3x, x को उधर 2x को भेज देते हैं, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो ये x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 720। ऐसे भी बना सकते हैं 720। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। इस समबाहु त्रिभुज को परिगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसके शीर्ष को टच करते हुए एक हमने वृत्त यहाँ पे सर्कल बनाया। तो अब इस सर्कल का हमें बताना है कि रेडियस क्या होगा, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, इसका त्रिज्या हमें बताना है कि क्या होगा। ये आपको भुजा का जो दिया है समबाहु त्रिभुज का, ये कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो ये r का जो वैल्यू होगा, r = होगा भुजा यानी साइड, भुजा यानी 12 बटे में √2 बटे में √2, यही जो होगा आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये a बटा में √2 नहीं, a बटा में √3 हो जाता है, a बटा में √3। देखिए ये 12 बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, √3, तो ये कटाइएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 यानी कि 4√3, कितना हो जाएगा, 4√3। तो ये आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 4√3। ध्यान रखिएगा, जब ये समबाहु त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज के अंदर जब अंदर एक सर्कल बना होता है तो इसको इन सेंटर बोलते हैं, ये बाहर वाले को सर्कम सेंटर बोलते हैं। बाहर का जो वृत्त बनेगा, तो अंदर वाला जो वृत्त बनेगा ना, इसको यदि निकालने के लिए बोलेगा कि इसका रेडियस बताइए, तो इसका रेडियस कैसे बताइएगा, भुजा यानी a बटा में 2√3। ध्यान रखिएगा, a बटे में 2√3। अब बाहर वाले के लिए क्या हो जाता है, a बटा में √3। ठीक है, a बटे में √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो 67 नंबर क्वेश्चन है ये वाला, ये 67 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन को बना के इस क्वेश्चन को मुझे ऑप्शन, जो इसका आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तालिका में
एक परीक्षा में 4 अलग अलग विषयों में 6 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का ये प्रतिशत दर्शाती है। प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 है। देखिए ABCDEF ये छात्र हैं। ये है क्या, SST में इतना मार्क्स आया, भौतिकी में इतना, रसायन में इतना, गणित में इतना। अब क्वेश्चन यह कह रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जिनके कुल प्राप्तांक अंक 80% और उससे अधिक है। ठीक है, अब यहीं से हमें कुछ निकालने की जरूरत है। यहाँ से देखते हैं, देखिए ये 92 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 80 है, तो 80% से तो ज़्यादा ही है इसका। 80 है या 80 से ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ये सब 80 से ज़्यादा है, तो एक छात्र का तो निकल गया कि 80 से ज़्यादा है, ये 80 से एक का ज़्यादा है। ये देखिए ये 85, ये 80, 90 ये भी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए ये है 70, ये 65, ये 80, ये 80 है ही, इन दोनों विषय में 80% है, इसमें 65, 70, तो ये कभी भी 80% से ज़्यादा नहीं हो सकता। C 80% से ज़्यादा नहीं है। D देखते हैं, 85, 80, 82, 75, तो इसमें से 75 में से, ये 85 में से 5 इसको दे देते हैं 75 को, तो 75 को दे दिए 5, तो ये 80 बन गया। तो देखिए ये 80% तो है ही, 80 या 80 से ज़्यादा हमें दिखाना है, तो 80 से ज़्यादा ही है, क्योंकि इसको 2 82 है ये, तो 80 से ज़्यादा है, तो ये भी 80 से ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं E, देखिए 75, 75, 85, तो इसका 5 तो इसको दे दिए, तो ये 80 बन गया, तो 80% बन गया, लेकिन इसमें 5 कम है, ये 80% से कम है, E 80% से कम है। देखिए ये F 90, 90, 90, 90, 85, तो ये 80% से ज़्यादा है, तो 80% से ज़्यादा वाले कितने हो गए, 1 2 3 4, 4, यानी 4 छात्र हो जाएंगे, तो 68 में हो जाएगा 4। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 4 छात्र 80% से ज़्यादा हैं। आइए 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर में है कि नीचे दी गई तालिका में, देखिए ये नीचे दी गई तालिका 6 विभिन्न राज्यों से एक सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए ये है राज्य, ये है व्यक्तियों की संख्या। कह रहा है कि राज्य S3 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य S4 से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताना है। बहुत ईजी है। देखिए S3 में कितने हैं, 400, और S4 में कितने हैं, 500, इन दोनों का अनुपात बताना है, 400 में और 500 में। तो कह रहा है कि S3 में सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का S4 में, तो S3 का हो गया 400, आइए अनुपात 500, तो कितना हो जाएगा, 4:5, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, कह रहा है कि इस संख्या में 81, 27 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो लास्ट वाले में हमें 8 से भाग का नियम, देखिए 4 से भाग का नियम है जो 4 से भाग देते हैं, कि लास्ट का अंतिम का 2 अंक भाग विभाजित हो जाए तो 4 से विभाज्य है। 8 से अंतिम का 3 अंक, 16 से अंतिम का 4 अंक, ये है विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो अंतिम का जो 3 अंक है वो क्या है, 127। 127 में आप 8 से भाग देते हैं, तो 8 से 8 है कम, 8, 4 बच गया, तो 4 7 47, तो 8 5 40, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा शेषफल, 7, ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं A, B और C एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्रदान किया जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ये A है, B है, C है। ये जो काम करता है ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है। इनका LCM ले लेता हूँ, टोटल काम निकल जाएगा। टोटल काम आ गया 40। 10 में 40 से भाग देंगे 4, 20 में 40 से 2, 40 में 40 से 1। ये इनका क्षमता आ गया, काम करने का क्षमता। ठीक है, A का क्षमता 4, B का क्षमता 2, C का क्षमता 3। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, यदि A को प्रत्येक तीसरे दिन B और C दोनों द्वारा सहायता प्राप्त हो तो काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो पहले दिन ने तो 4 काम किया, A आया, फिर दूसरे दिन A अकेले आया होगा, 4 काम किया। अब तीसरे दिन में क्या हुआ होगा कि उसको तीनों मिलके काम किया, 4 2 6 1 7, ये 7 काम हुआ। अगले दिन अब देखिए ये जो काम हो गया, तो 4 4 8 और 7 कितना हो गया, 8 7 15 काम हो गया। ये 15 जो काम है ना, ये 15 जो काम है ये कितने दिन में हुआ, 3 दिन में हुआ।
तो अब 15 गुने 2 यानी 30 काम हो जाएगा। 3 45 करेंगे तो 45 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखिए, ये यानी कि 30 काम हमारा हो गया कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में 30 काम। अब बताइए फिर कौन अकेले आ जाएगा? अकेले आ जाएगा काम करने के लिए ए। तो 30 4 34 काम हो गया, ठीक है। 30 4 34 काम हो गया। फिर काम करेगा, फिर ए ही करेगा, 4 और काम करेगा। तो 34 4 कितना हो गया? 38 हो गया, यानी 8 दिन लग गए, ठीक है। 6 2 8, 8 दिन में 38 काम हुआ। अब बचा 2 काम। कितना काम बचा? 2 काम बचा। इस 2 काम को कितने की क्षमता से करेगा? 7 की क्षमता से करेगा, क्योंकि अपना तो 4 है ही, इन दोनों का 2 1 3, ठीक है। तो जो टोटल जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 8 दिन प्लस 2/7 दिन, ठीक है। इतने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1। अगला देखिए, ये है फॉर्मूला कि साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। तो आपका जो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 साइन, याद रखिएगा, देखिए अगर ये प्लस रहता साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाता साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब माइनस होने पर कॉस वाला सिर्फ पहले आ जाता है, साइन वाला बाद में, बस यही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्ध गोले को 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? तो इसका क्या है कि देखिए, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो आपका अर्ध गोला, गोला का आयतन निकाल दीजिए। तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है, गोला का आयतन होता है आपका 4/3, लेकिन अर्ध गोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि यहाँ पे आपको इसका त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब कि ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्ध गोले को, ठीक है, 72 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। तो जो अब यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर, अब हमारा ये बच गया कि आर स्क्वायर इंटू, अब इसमें हाइट, जो ये आपका ये शंकु का जो है तो हाइट दिया है 72, तो इंटू 72 बराबर 2 गुने आर, यानी इसका जो अर्ध गोले का जो रेडियस दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का क्या हो जाएगा? क्यू। सॉरी, यहाँ पे जो होता है 2/3 पाई आर क्यू होगा, पाई आर स्क्वायर में लिखा हूँ, सॉरी, यहाँ पाई आर क्यू, ठीक है। तो 4 का क्यू हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे आर का वैल्यू अब निकाल लेना है, बस कटा के आर का वैल्यू निकाल लीजिए, जो आएगा वो का आंसर हो जाएगा। देखिए तो 4 4 8, 6 चौका 16 और 16 16 चौका 64, तो ये कटाते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 64 गुने 2/72, 2 से 36, और ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? अब कटाते हैं तो 64 का 32, ये हो गया 18, अब ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 16/9, आर स्क्वायर का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया? 16/9, यानी आर बराबर हो जाएगा 4/3, स्क्वायर रूट करिएगा तो 4/3, तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 1.33 भाग दीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 नंबर आपका, देखिए ये आपको दिया हुआ है एंगल इतना, इतना और इतना, ठीक है। एक त्रिभुज के कोण दिया हुआ है, 2x का वैल्यू बताना है। तो देखिए आपको पता है कि तीनों कोणों का योगफल कितना हो जाता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और 180 के बराबर x का वैल्यू निकाल लीजिए, x में 2 से गुना करिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 75 नंबर देखते हैं। ओ इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। यदि PQ बराबर 24 और OQ बराबर 10 तो OP का मान क्या होगा? ध्यान दीजिए, देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त पर मान लीजिए ये दिया हुआ है कि PQ एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा, ठीक है। ये स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श किया, इसका जो सेंटर है वो इसका केंद्र O है, केंद्र O है, और यहाँ से P को हमने O से मिलाया, P से O को। अब देखिए यहाँ पे PQ का वैल्यू दिया हुआ है 24, ठीक है, और OQ दिया हुआ है 10। O से Q कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है हमारा, ठीक है। हमें बताना है OP, हमें OP का वैल्यू। एक बात आप जानिएगा यहाँ पे कि यहाँ जो सेंटर से हम स्पर्श रेखा पर जो लाइन में रेखा मिलाते हैं वो रेखा यहाँ पे 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है उस पर। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये वाला लंब हो गया, ये वाला जो PQ आधार हो गया, तो ये आपको कर्ण निकालना है, बस हो तो गया। देखिए कर्ण क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर रूट ओवर 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 अब प्लस 100 कितना हो जाएगा? 676। 676 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 26 के बराबर होता है, 26 का होता है, 26 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये सेट ख़त्म हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।